हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा विलियम कैरी। और मैं बता दूं कि इसकी स्थापना 1818 में कलकत्ता से हुई थी और ये प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके बाद ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने मिरात उल अखबार पत्रिका को शुरू किया था 1822 ईस्वी में कोलकाता से, और ये प्रथम फारसी पत्रिका थी। इसके बाद ऑप्शन बी है जेम्स आस्तम हिक्की। तो इन्होंने बंगाल गजट पत्रिका की स्थापना की थी 1780 ईस्वी में कलकत्ता से, और ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसके बाद ऑप्शन सी है द्वारकानाथ टैगोर। तो इन्होंने इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था 1862 ईस्वी में कलकत्ता से। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 17 नवंबर 1932 ईस्वी में, और यह गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। इसके बाद ऑप्शन बी है 7 सितंबर 1931। तो इस तिथि को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसमें पहली बार गांधी जी भाग लिए थे और ये सम्मेलन लंदन में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन सी है 12 नवंबर 1930। तो इस तिथि को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था। और मैं एक पॉइंट्स बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके बाद ऑप्शन डी है 1 मई 1939। तो इस तिथि को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था और इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डायोड बाल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सर J.S. फ्लेमिंग। और इन्होंने इसका आविष्कार 1904 ईस्वी में किया था। इसके बाद ऑप्शन ए है कुलम्ब। तो इन्होंने विद्युत आकर्षण के नियम की खोज की थी 1779 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन बी है माइकल फैराडे। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी 1831 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन डी है डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट। तो इन्होंने ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किया था 1907 ईस्वी में। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पिलास। अब मैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का कुछ उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कैंची, सिडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। इसके बाद ऑप्शन बी है सरोता। तो ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। और भी कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं कि जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी आदि, ये सभी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। इसके बाद ऑप्शन सी है चिमटा। तो ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। और एक पॉइंट्स में बता दूं कि मनुष्य का हाथ भी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है।
तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर होगा घड़ी। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि इसकी स्थापना 10 जून 1999 ईस्वी में शरद पवार, तारिक अनवर, P.A. संगमा ने किया था। इसके बाद ऑप्शन ए हंसिया और बाली। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा का चुनाव चिन्ह है और इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में M.N. राय, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली ने किया था। इसके बाद ऑप्शन बी है हंसिया एवं हथौड़ा। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह है और इसका गठन 7 नवंबर 1964 को ज्योति बसु और E.M.S. नंबूदुरी पाद ने की थी। तो आप इन्हें भी याद रख लें। तो इसके बाद ऑप्शन सी है हाथी। तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को हुआ था और इसके संस्थापक काशी राम थे। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर का। अब मैं बता दूं कि हॉर्न सिल्वर का सूत्र AgCl होता है और भी कुछ पॉइंट्स में बता दूं कि सिल्वर का और भी अयस्क है जैसे रूबी सिल्वर, पायरागायराइट, ये सभी सिल्वर के अयस्क हैं। अब इसके ऑप्शन ए में पारा, तो इसका अयस्क सिनेवार होता है। इसके बाद ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, तो इसका अयस्क मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, कीसेराइट, कार्नेलाइट इत्यादि होता है। इसके बाद ऑप्शन सी है यूरेनियम, तो यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट, पिंच ब्लेड, ये यूरेनियम के अयस्क हैं। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इंप्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा शिलांग में। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। और मैं बता दूं कि वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है। इसके बाद ऑप्शन ए है नई दिल्ली, तो ये वायुसेना के पश्चिमी कमांड का। इसके बाद ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, तो ये वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है। इसके बाद ऑप्शन सी है गांधीनगर, तो ये वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय है। 3 और कमांड है तो उसे भी मैं बता देता हूँ, जैसे केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद में है, मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर में है, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्पीकर्स डायरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा मनोहर जोशी। अब मैं इसके ऑप्शन बी में है नवीन चावला, तो इन्होंने मदर टेरेसा पुस्तक को लिखा था। इसके बाद ऑप्शन सी है लेसी फासवर्थ, तो इन्होंने इंडिया गेट पुस्तक को लिखा था। इसके बाद ऑप्शन डी है APJ अब्दुल कलाम, तो इन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक को लिखा था। तो आप इन्हें भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटा बीज इनमें से किसका होता है? तो इसका आंसर होगा आर्किड। अब मैं इसके ऑप्शन ए में साइकस, तो ये सबसे बड़ा नर युग्म है और इसे सबसे बड़ा बीजांड भी कहा जाता है और इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है बुल्फिया,
तो इसे सबसे छोटा पुष्प कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है रेफलेसिया, तो ये सबसे बड़ा पुष्प होता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फाइकस बेंथालेंसिस। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, तो ये भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद ऑप्शन बी है पाबो क्रिस्टेटस, तो ये भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद ऑप्शन सी है प्लाटानिस्टा गैंगगेटिक, तो ये भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड। अब मैं इसके ऑप्शन में ए है मलेशिया, तो इस देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इसके बाद ऑप्शन बी है कनाडा, तो इस देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। इसके बाद ऑप्शन सी है रूस, तो इस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल एवं शतरंज है। तो इतनी सारी जानकारी हमें आज प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और इसी तरह के ढेर सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन जल्द ही आपको प्राप्त हो जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।